आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। Topic for discussion in this class is distribution of land in Palampur and multiple cropping। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो गांव है पालमपुर, उसमें ज़मीन का जो बंटवारा है वो किस तरह से हुआ है, कितनी कितनी ज़मीन लोगों के हिस्से में आई है। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसका क्या अर्थ है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now let us discuss how is land distributed between the farmers of village पालमपुर। तो पालमपुर गांव में जमीन का जो बंटवारा है वो किस तरह से हुआ है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो लैंड है गांव में वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है कि जितनी ज़मीन है गांव में वो तो उतनी रहेगी। अब गांव की एक ज़मीन है, जितनी भी उसका एरिया है गांव का वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो यहाँ पर लैंड क्या है, फिक्स्ड है। अब जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसमें लोगों ने कुछ सुधार किया है। इसका अर्थ समझिए, क्या मतलब होता है इसका। देखो, गांव में कुछ ज़मीन ऐसी है जो खेती बाड़ी के लिए यूज़ होती है, कुछ ऐसी ज़मीन भी होती है जो कृषि योग्य नहीं होती है या बंजर ज़मीन होती है। तो अब समय के साथ वहाँ गांव में जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के जो परिवार हैं बड़े हो रहे हैं, परिवारों की संख्या भी बढ़ रही है। तो फिर अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो बंजर ज़मीन थी उसको भी इन्होंने कृषि योग्य बनाया है। तो इस तरह से जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कुछ वृद्धि हुई है। देखो, भूमि की कुल मात्रा तो क्या है, वो लिमिटेड है या मतलब फिक्स्ड है, वो तो उतनी है जितनी है, जितनी भी गांव के पास ज़मीन है वो उतनी ही है। हाँ, सिर्फ उसमें एक जो कृषि योग्य भूमि है उसको बढ़ाया गया है। वो कैसे बढ़ी, जो बंजर ज़मीन थी उसको तैयार किया गया और उस पर खेती बाड़ी करना शुरू किया गया। तो इस तरह, जिस तरह से डाटा आपकी बुक में दिया गया है कि इस गांव में लगभग 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो अंडर कल्टीवेशन है, मतलब जिस पर खेती बाड़ी की जाती है। तो पहला ही बात यहाँ पर क्या डिस्कस की हमने कि लैंड क्या है, लैंड इज फिक्स्ड, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और गांव की अपनी जितनी ज़मीन है वो उतनी है, सिर्फ एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ाया गया है, क्योंकि जो बंजर ज़मीन है उसको तैयार करके कृषि योग्य बनाया गया है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुई है। अब समझते हैं कि यहाँ गांव में जो ज़मीन का बंटवारा है वो किस तरह से हुआ है। जैसा हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि गांव में 450 फैमिलीज हैं टोटल, और उसमें से जो 1/3 पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग हैं उनकी है, और जिनको हम दलित भी कहते हैं। और जैसा हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो लोग हैं ये गांव के एक कोने में या अलग साइड में गांव में इनके मकान हैं, कच्चे मकान हैं। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है गांव में ये लगभग 1/3 है। तो 1/3 पॉपुलेशन है टोटल, गांव की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 क्या है, वो दलित समाज के लोग हैं। तो इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। यहाँ ये पॉइंट नोटेबल है कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनके पास यहाँ पर कोई भी ज़मीन कल्टीवेशन के लिए नहीं है, मतलब ऐसी इनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है जिस पे ये खेती बाड़ी कर सकें। तो
और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दूसरी बात क्या है कि गांव में 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। मतलब कि देखिए, पहली चीज़ तो क्या होगी कि 1/3 जो लोग हैं या फैमिलीज हैं गांव में, टोटल पॉपुलेशन का जो 1/3 है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और अगली बात क्या है कि जो 450 फैमिलीज हैं उसमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मतलब जिनके हिस्से में बहुत ही थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। किसी के पास 1 हेक्टेयर है, किसी के पास 1.5 हेक्टेयर है, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे फैमिलीज की संख्या कितनी है यहाँ पे? 240 फैमिलीज हैं जिनके पास मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड जिनके पास है। और गांव में यहाँ 60 फैमिलीज ऐसी है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, जो 2 हेक्टेयर से बड़ी लैंड होल्डिंग्स पर खेती बाड़ी करते हैं। मतलब उनके पास जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो 60 फैमिलीज ऐसी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है, बहुत ज़्यादा असमान है। अब ये लगभग जो तस्वीर है ये पूरे भारत को ही दर्शाती है कि पहली चीज़ ये है कि यहाँ जो लोग समाज में दबे हुए हैं उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन नहीं है तो वो क्या काम करते होंगे? वो किसी न किसी ज़मींदार की खेतों में काम करते होंगे, डेली वेजर्स की तरह काम करते होंगे, कहीं दिहाड़ीदार की तरह काम करते होंगे। तो कुछ थोड़ी सी इनकम उनको मिलती है और उसमें वो अपने परिवार के जो आजीविका है उसको कमाते हैं या अपने परिवार के लिए वो साधन जुटाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उनका लाइफ कितना मिजरेबल होता होगा। और दूसरी बात जो नेक्स्ट है वो ये है कि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं, मतलब 50% से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं 450 फैमिलीज़ में से कि जिनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है उनका साइज़ बहुत ही छोटा है। वो 200 सॉरी वो उनके पास जो है वो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। छोटे छोटे स्मॉल लैंड होल्डिंग है लोगों के पास। लेकिन जो 60 फैमिलीज हैं उनके पास जो है वो 2 हेक्टेयर से बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, और कुछ फार्मर्स के पास तो जो लैंड होल्डिंग है वो 10 हेक्टेयर से भी बड़ी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांव में ज़मीन का जो बंटवारा है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है। अब जैसे यहाँ एक स्टोरी दी गई है, गोविंद नाम के एक फार्मर हैं, उनकी एक स्टोरी है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें बुक में। इसमें बताया गया है कि गोविंद नाम के व्यक्ति के पास जो है वो 2.2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और उसके 3 बेटे हैं आगे। तो जब वो उनके बेटे बड़े हो जाते हैं तो उनमें ज़मीन का बंटवारा होता है, तो उनके हिस्से में जो है वो बहुत ही कम ज़मीन आती है, मतलब तीनों लोगों में बढ़ जाती है तो 0.75 हेक्टेयर। ये इतना कम ज़मीन जो है उसके हिस्से में आ रही है। तो इन लोगों का अपना जो गुजरान है उस ज़मीन पर नहीं हो पाता है। तो ये मतलब कि बहुत ही थोड़ी थोड़ी ज़मीन है इन 3 भाइयों के पास जो गोविंद के बेटे हैं। तो इसी तरह की स्थिति जो है गांव के अन्य परिवारों की भी है, जिसमें हमने कहा था 240 फैमिलीज। तो इनके पास भी जो ज़मीन है वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। तो यहाँ ज़मीन का जो बंटवारा ये बहुत ज़्यादा अनइक्वल है, और इससे ये समझ आता है कि गांव में भी लोगों में जो आय की आधार पर जो असमानता है वो क्यों पैदा होती है, क्योंकि सोसाइटी में एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जिसके पास जो लैंड रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही कम है, और बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़े बड़े साइज़ की हैं। तो जैसा आप इस पिक्चर को भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये इतना जो पोर्शन है इसमें आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे खेत हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो छोटे फार्मर हैं उनके हिस्से में ये खेत हैं। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे पीसेज यहाँ पर, जैसे ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, तो ये बिल्कुल स्मॉल फार्मर्स के लिए हैं। और ये जैसे ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं लोगों के पास। इसी तरह से आप ये राइट हैंड साइड पे इस कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं। तो इसका मतलब है कितने सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके हिस्से में बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें आई हैं। तो कुछ उनसे थोड़े बड़े फार्मर भी हैं जिनके हिस्से में शायद लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन आई है।
तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा लैंड होल्डिंग लग रहा है। तो ये देखिए, ये जितना एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा जो लैंड होल्डिंग साइज है ये थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ लैंड होल्डिंग्स काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की आपको दिख रही हैं। जैसे ये जितना ये एरिया आ रहा है, इसमें सिर्फ देखिए 2 ही लोगों के पास इतनी सारी ज़मीन है ये। और यहाँ पर ये सिर्फ 4 लोगों के पास इतना बड़ा ज़मीन है। सो मतलब कि मोर देन 50% जो लैंड है वो कुछ ही लोगों के हिस्से में आई है। यहाँ देखेंगे आप तो ये भी एक बड़ा लैंड होल्डिंग है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है। तो ऐसी स्थिति जो है भारत के ज़्यादातर गांव में हमें देखने को मिलती है कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर गांव में गरीबी को हमने ख़त्म करना है, गरीबी को अगर हटाना है, तो इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, गांव में अगर हम कहते हैं गांव में गरीबी है, अब गांव में गरीबी है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो सिस्टम आपने देखा कि जो लैंड रिसोर्सेज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा अनइक्वल है। अगर इसको मतलब कि सही किया जाए तो सभी फार्मर्स के हिस्से में ज़्यादा बड़ी ज़मीनें आ सकती हैं, या उनकी ज़मीनें लगभग सभी को एटलीस्ट उतनी ज़रूर मिल सकती है जिसमें उनके अपने परिवार का गुजारा हो सके। और इस तरह से वो अपनी जो उसकी आजीविका है उसको वो सही तरीके से चला सकता है। और ये जो फार्मर हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो 150 फैमिली जिसके बारे में हमने बात की है, तो ये लोग भी अपना जो एक तरह से आजीविका है इसको सही तरीके से चला सकते हैं, तो लोगों के जीवन में सुधार आ सकता है। तो यहाँ ये बात आपको समझना जरूरी है कि गांव का जो क्षेत्र होता है, ग्रामीण भारत जो हमारा है, उसमें जो स्थिति है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वो लगभग ऐसी ही है। मतलब सभी जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट द पिक्चर इन जनरल सेंस जो है, ओवरऑल जो पिक्चर है वो लगभग इसी तरह की है। तो ये भी हम जैसे गरीबी चैप्टर हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसमें एक कारण ये भी हम मानकर चलेंगे कि गरीबी जो है भारत में क्यों है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ ज़्यादा लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही नहीं है। इसको सही करने की ज़रूरत है। अगर सरकार इन चीज़ों को ठीक करती है तो उससे काफ़ी हद तक गांव की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कि जो गरीबी से संबंधित समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सकता है। So let us discuss about some important changes in the farm activities in the village Parampur. समय के साथ साथ जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी चेंजेस आई हैं विलेज पालमपुर में, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो टोटल एरिया है गांव का वो फिक्स्ड है। वो जितना भी गांव की अपनी एक बाउंड्री है, जितनी ज़मीन गांव के लोगों के पास है, वो एरिया तो फिक्स्ड है। लेकिन 1960 के बाद, जैसा चैप्टर में बताया गया है, कि यहाँ पर गांव के लोगों ने जो बंजर ज़मीन थी उसको कृषि योग्य बनाया है। मतलब जो वेस्ट लैंड थी पालमपुर गांव में, उसको कन्वर्ट किया गया है, मतलब कृषि योग्य भूमि उसको बनाया गया है। अब जैसा आप देखते होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में कुछ ज़मीन तो ऐसी है जहां पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, और कुछ ज़मीन ऐसी भी है जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं समझी जाती है, तो उस पर कृषि नहीं की जाती है। एक तरह से वेस्ट लैंड हम उसको कह देते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है, तो उनको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर लोग क्या करना शुरू करते हैं, जो वेस्ट लैंड है उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, कल्टीवेबल जो लैंड है उसको बनाते हैं, कृषि योग्य उसको बनाते हैं भूमि को। तो यहाँ पर भी 1960 के बाद जो भूमि है, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, उसको बढ़ाया गया है। एरिया अंडर कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ा है, उसमें सुधार हुआ है। और अब प्रश्न ये है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ टोटल एरिया जो है गांव के पास वो कांस्टेंट है, मतलब कि वो तो फिक्स्ड है, उसमें तो चेंजेस नहीं आएंगी। अब थोड़ा बहुत जो एरिया है जिसको बंजर ज़मीन को कृषि योग्य बनाया जा सकता है उसको लोग बनाते हैं। लगभग यही कहानी हर गांव की है। लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिससे जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके? क्योंकि ज़मीन की मात्रा तो नहीं बढ़ सकती है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है।
तो हमारे पास और क्या रास्ते हैं जिससे हम उत्पादन को बढ़ा सकें, जिससे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, जिससे हम प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकें। तो उसके बारे में भी इस गांव में भी कुछ चेंजेस आई हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेस आई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ज़मीन की मात्रा तो सेम है, तो क्या हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस। तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन को? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसा यहाँ पर इस गांव में भी किया है, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आई हैं। तो पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, इसको जो है गांव के लोगों ने शुरू किया है। और दूसरा है यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो जमीन की मात्रा अगर फिक्स्ड है तो उस पर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अब यहाँ सिचुएशन तो ऐसी है कि जो जमीन की मात्रा है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। टोटल एरिया इन द विलेज पालमपुर इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। सो हाउ द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड? क्योंकि जब भी जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं, हर तरह की चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो लोगों को अपना इनकम भी बढ़ाना होता है। अब इनकम कैसे बढ़ाएंगे? गांव में ज़्यादातर लोग तो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। यहाँ जैसा चैप्टर में बताया गया है कि 75% लोग जो हैं वो खेती के कारों में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी ही उनका काम है, उसी से उन्होंने अपनी आजीविका कमानी है, उसी से वो काम करेंगे, उसी फसल को कुछ बेचेंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो सबकी ज़रूरतें तो नहीं पूरी होंगी फिर सेम लैंड के अंदर। तो फिर क्या करना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पर उनको अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की दिशा में काम करना पड़ता है। तो पहला स्टेप यहाँ पर है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। जो मल्टीपल क्रॉप्स पैदा करना है उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो ये दो जो मेथड हैं इन पर काम किया गया है इस गांव में, तो इसको हम आगे चलकर डिस्कस कर रहे हैं। So let us discuss about multiple cropping farming. अब जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो कृषि योग्य भूमि है गांव पालमपुर में वो अब स्थिर हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी बंजर ज़मीन थी तो उसको कन्वर्ट किया गया है कृषि योग्य भूमि में। अब उससे ज़्यादा उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। जितना एरिया था, जितना भी कल्टीवेशन के लिए तैयार हो सकता था उसको तैयार किया गया है। तो अब प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए? तो उसके लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग किया जाए, और दूसरा क्या है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको हम यूज़ करें। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। अब जैसा हमने ऑलरेडी चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो गांव है पालमपुर, इसमें काफ़ी पहले ही बिजली जो है वो सप्लाई की जाने लगी है। मतलब बिजली के कनेक्शन लगभग हर घर में यहाँ पर है, और लोग ट्यूबवेल्स को भी यूज़ करते हैं। मतलब जो सिंचाई करनी है उसके लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है गांव में। तो यहाँ अच्छी बात यह है इस गांव में कि यहाँ लगभग हर घर में बिजली की जो सप्लाई है वो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। और जितने भी काम इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, मतलब जिन कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, वो काम गांव के लोग आसानी से कर लेते हैं। और साथ ही जो आपका इरिगेशन सिस्टम है वो भी बेटर हुआ है, क्योंकि ट्यूबवेल्स को चलाया जाता है बिजली की सहायता से। तो यहाँ जो ये जो गांव है पालमपुर, यहाँ लोग जो है वो देखते हैं किस किस तरह का उत्पादन करते हैं और कौन कौन से मौसम में करते हैं। तो जैसा यहाँ चैप्टर में बताया गया है कि जो रेनी सीज़न है, बरसात का जो मौसम है, उसमें खरीफ की फसलें पैदा की जाती हैं, और जिसमें जवार और बाजरा, इस फसल को पैदा किया जाता है बरसात के मौसम में, रेनी सीज़न में। और उसके बाद जो फार्मर्स हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कल्टीवेशन करते हैं पोटैटो का, आलू का उत्पादन करते हैं। और उसके बाद जो है जो विंटर सीजन है उसमें फार्मर जो हैं वो वीट का प्रोडक्शन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं विंटर सीजन में।
और साथ ही कुछ ज़मीन जो है उस पे शुगर केन का प्रोडक्शन भी किया जाता है हर साल, मतलब गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक साल के अंदर जो है जो फार्मर हैं वो यहाँ एक ही ज़मीन पर कई फसलें पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा शुरू में कि रेनी सीजन में वो ज्वार और बाजरा, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ज्वार की फसल है। ये ज्वार की जो फसल है वो दिखाई गई है यहाँ पर, और ये बाजरा है, तो ये बाजरे की प्रोडक्शन है। और यहाँ ये पोटैटो है, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में भी। और इस तरह से पोटैटो का जो खेती बाड़ी है वो की जाती है, उसका एक फोटोग्राफ आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और ये वीट है, ये गेहूं का उत्पादन है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग फसलें जो है एक साल में एक ही ज़मीन पर पैदा की जा रही हैं। मतलब ज़मीन वही है, खेत वही हैं, लेकिन उन्हीं खेतों पर जो है वो एक साल में मोर देन वन क्रॉप्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा अभी हमने बताया आपको कि रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा का प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में पोटैटो का प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर विंटर सीजन आता है तो उसमें फार्मर क्या कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। और साथ में कुछ ज़मीन जो है वो शुगर केन के प्रोडक्शन में भी हर साल जो है वो यूज़ की जाती है विंटर सीजन में। तो इस तरह से जो फार्मर हैं ये मतलब मोर देन वन क्रॉप्स, जैसे यहाँ तो ये तीन तीन क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मोर देन वन क्रॉप जो है वो उसका प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। और ये किस वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि गांव में लोगों के पास जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो अच्छी है। मतलब यहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी है, क्योंकि लोग जो हैं वो ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती बाड़ी के लिए, पानी को मतलब यूज़ करने के लिए, सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल्स का सहारा ले रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। जमीन के उसी टुकड़े पर जब हम एक से ज्यादा फसलें एक साल में उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, इससे आप देख रहे हैं यहाँ उस जमीन के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ थी यहाँ पर क्या हुआ कि जो अ, यहाँ एरिया अंडर कल्टीवेशन या एकरेज हम जिसको कह सकते हैं, कि जितना जिस ज़मीन के ऊपर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है लेकिन उसका यूज़ बढ़ रहा है। मतलब ज़मीन को हम एक तरह से मैनी फोल्ड उसका यूज़ कर रहे हैं, 2-3 गुना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक साल के अंदर। तो ये है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.